हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे, श्याम श्याम। स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस वीडियो में, जिसमें हम उत्तर प्रदेश सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 का प्रीवियस ईयर पेपर देखने वाले हैं। देखिए, अभी बहुत सारी जो है न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है कि सुपर टेट जो है होने वाला है और जूनियर और टीजीटी पीजीटी भी होंगे, लेकिन सुपर टेट की संभावना जो है ज़्यादा है। प्राइमरी लेवल के टीचर की भर्ती आने की संभावना ज़्यादा है। तो इसीलिए उसी के संबंध में हम आज जो है एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम जो है सुपर टेट के जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम हुए थे, जिसमें हमने आपको अभी जो है स्टार्ट ही किया है। तो इसमें आप सभी लोग जानते हैं कि कई सारे सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, ये सभी लैंग्वेज होती हैं। विज्ञान, गणित, पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन, शिक्षण कौशल भी होता है। बाल मनोविज्ञान भी आता है इसमें। सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाएं भी आती हैं, जिसमें जीके और जीएस और करंट अफेयर्स भी आते हैं। और उसके बाद रीजनिंग भी आती है आपकी। फिर जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित सवाल भी आपसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा जीवन कौशल, प्रबंध और अभिवृत्ति से भी सवाल जो है आपके पूछे जाते हैं। तो ये सिलेबस काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और इसमें लगभग जो है कई 10 सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे, 10 से 12 सब्जेक्ट। तो इसमें हम आपको पहले तो प्रैक्टिस सेट करवाएंगे और उसके बाद जो है धीरे धीरे आपको यूपी जी के जो है पूरा हम कवर करवा देंगे, क्योंकि यूपी की कोई भी वैकेंसी हो उसमें आपको यूपी जी के पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। उत्तर प्रदेश के बारे में जो है सामान्य जानकारी होना आवश्यक है। तो उसके लिए हम आपके लिए एक और नई श्रृंखला चालू करेंगे, जिसमें हम केवल और केवल आपको जो है यूपी जीके ही पढ़ाएंगे। बाकी आप सभी लोग अगर टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं तो आप सभी को पता ही हो गया होगा, कल की जो न्यूज़ आई है वो बहुत ही ज़्यादा जो है बच्चों को निराश करने वाली है, जिसमें बीपीएससी टीआरई 4 में जो है प्री और मेंस होने का जो है कंफर्मेशन दिया गया है। अब आपके एग्ज़ाम जो है ये प्री प्लस मेंस 2 लेवल में होंगे। पहले प्री होगा, फिर जो भी क्वालिफाई होगा प्री में उसको जो है मेंस में बैठने दिया जाएगा। अभी तक जो है केवल एक एग्ज़ाम से जो है आपको नौकरी मिल रही थी, लेकिन जैसे जैसा कंपटीशन बढ़ेगा वैसे वैसे ये सारी चीज़ें होंगी। तो आप सभी लोग जो है मेहनत से जितनी जल्दी आप जॉब ले सकते हैं उतनी जल्दी आप ले लीजिए। देखिए, आज की इस वीडियो में हम जितने सवाल जो है कर पाएंगे वो करेंगे। बहुत लंबी वीडियो नहीं रखेंगे, हम 2 पार्ट में जो है सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, जिसमें हम देखिए जो है लैंग्वेज के कुछ क्वेश्चन जो है हम स्किप करेंगे और मैथ के कुछ क्वेश्चन स्किप करेंगे, क्योंकि मैथ जो है मेरी उतनी अच्छी नहीं है। बाकी आपको जो है शिक्षण शास्त्र के और पेडागोजी के और जो आपके जीके जीएस के हैं, हिस्ट्री और साइंस के जो सवाल हैं, इनको मैं आपको कराने वाला हूं। तो आप सभी से निवेदन है कि अगर आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे होंगे, तो वो चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो वो तब तक आपको सबसे पहले तब आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाया करे। देखिए, बहुत से बच्चों ने कमेंट किया था कि यूपी टेट का पेपर पैटर्न देखा सर आपने, वहाँ पर जो है पीवाईक्यू की कोई वैल्यू नहीं रह जाती। अब देखिए, ऐसा नहीं है। मान लीजिए आपके सामने कोई सवाल दिया गया है, तो सवाल तो यही रहेगा, बस उसके पूछने का तरीका जो है बदल सकता है। अगर आपने पढ़ा है सवाल तो आपका जो है बहुत से क्वेश्चन जो है सॉल्व हो सकते हैं। केवल जो है पूछने का या लैंग्वेज जो है सवाल की बदल सकती है, बाकी आपके जो है सवाल तो यहीं से उठेंगे। आगे पीछे एक स्टेप आगे एक स्टेप पीछे भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जो है पीवाईक्यू कभी भी आपके जो है निराश नहीं करते। अब आप सोचें कि सेम टू सेम जो है वही क्वेश्चन छप जाएंगे जाके एग्ज़ाम में, तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। मिलते जुलते क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और हम यही मान के चलेंगे कि पीवाईक्यू जो है इससे आपको जो है पेपर का पैटर्न पता चलेगा और इसके अलावा जो है पेपर का लेवल जो है ये आपको पता चलेगा। तो चलिए, अभी तो फ़िलहाल एकेडमिक जो है गुणांक भी इसमें जोड़ा जाता था, पता नहीं ये हटेगा कि नहीं। जैसे ही अभी तो हटने की कोई न्यूज़ नहीं है, और जैसे ही कोई न्यूज़ हमारे पास आती है हम आप तक जो है ज़रूर पहुंचाएंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और आज इसमें हम उत्तर प्रदेश सहायक भर्ती परीक्षा जो हुई थी, अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 में, उसके जो है कुछ सवाल देखने वाले हैं। तो देखिए, पहला सवाल हमारा क्या कह रहा है, गैगने के अधिगम सोपान। गैगने ने जो लर्निंग हायरार्की दी है, मतलब एक इन्होंने क्रम दिया है सीखने का, तो उसमें अगर पूछा जाए सही क्रम कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसका सही क्रम कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही क्रम आपका कौन सा हो जाएगा? तो सबसे पहले जो हो जाएगा, गैगने ने कहा है कि सबसे पहले जो है ये आपका, तो इन्होंने जो है 8 लेवल के एक हायरार्ची दी है, जिसमें अधिगम के सोपान का क्रम दिया है इन्होंने। तो पहले आपका संकेत अधिगम होता है, फिर उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम होता है, श्रृंखला अधिगम होता है, शाब्दिक अधिगम होता है, बहुविभेद अधिगम होता है, फिर संप्रत्यय अधिगम होता है, और इसके बाद जो है नियम अधिगम होता है, और उसके बाद जो है समस्या समाधान अधिगम होता है। तो सबसे लास्ट में जो है समस्या समाधान अधिगम आपका आता है।
तो यहाँ पर देखें तो कहा जा रहा है, देखिए कौन सा सही हो जाएगा। तो देखिए शुरुआत से तो दिया नहीं गया है, तीन ही चीज़ें दी गई हैं यहाँ पर, संप्रत्यय अधिगम, नियम अधिगम और समस्या समाधान अधिगम। तो देखिए सबसे पहले संप्रत्यय हो जाएगा, फिर नियम अधिगम हो जाएगा और फिर समाधान अधिगम हो जाएगा। तो ये इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है, आप ये भी देखिएगा, एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छे से देखिएगा। गैंगने ने जो है सीखने को जो है 8 वर्गों में जो है वर्गीकृत किया है और एक अधिगम सोपानिकी या एक जो है टेबल दिया है या हायरार्ची दिया है। इस अधिगम सोपानिकी के 8 वर्गों में एक स्वास्पष्ट अंतर्निहित क्रम है तथा अगले क्रम पिछले क्रम के उच्चतर व जटिलतर होता जाता है। मतलब इजी से जो है हार्ड की ओर या मॉडरेट की ओर इन्होंने जो है सीखने का क्रम दिया है। पहले संकेत अधिगम होगा, फिर आपने उद्दीपक अनुक्रिया पढ़ा ही होगा, ठीक है, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और इसके बाद जो है ऐसे कुछ अधिगम के इन्होंने जो है वो दिए हैं। अगला सवाल देखिए, सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति जो है समस्या पर ध्यान नहीं देता है। तो समस्या पर ध्यान नहीं देता है तो किस में नहीं देता है, तो समस्या के जो है उद्भवन पर ध्यान नहीं देता है, याद रखिएगा। और यह उद्भवन अवस्था कहलाती है जिसमें जो है व्यक्ति जो है समस्या समाधान पर जो है ध्यान नहीं देता है, वो क्रिएटिविटी पर ध्यान देता है। तो सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए सृजनात्मकता समस्या समाधान की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति समस्या पर ध्यान नहीं देता और यह अवस्था उद्भवन कहलाती है। इस अवस्था में व्यक्ति सूचना के बारे में चेतन रूप से चिंतन करना छोड़ देता है परंतु अचेतन रूप से समस्या के बारे में सोचता रहता है। उद्भवन काल में कोई नई सूचना, नया ज्ञान अथवा अनुभव भंडार में जमा नहीं होता है। अगला सवाल देखिए, तीसरे नंबर का क्या सवाल है। अगला सवाल क्या कहा जा रहा है ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है। देखिए तीसरे नंबर में कहा जा रहा है, देखिए अब आप कुछ क्वेश्चन के आंसर आप देख ले रहे होंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो है आप जवाब नहीं देंगे, तो जवाब जरूर दीजिएगा। देखिए कहा जा रहा है राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान जो है ये कहाँ पर स्थित है, राष्ट्रीय जो है अस्थि विकलांग संस्थान जो है ये कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। तो ये आपका जो है कोलकाता में है, याद रखिएगा कहाँ पर है, कोलकाता में है। तो सी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। और अगर पूछे राष्ट्रीय श्रवण विकलांगता संस्थान कहाँ पर है तो ये आपका जो है मुंबई में है, ठीक है। अगर पूछे राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान कहाँ पर है तो ये सिकंदराबाद में है, याद रखिएगा। और राष्ट्रीय दृष्टि बाधिता संस्थान कहाँ पर है तो ये देहरादून में है। ये चारों चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। देखिए खाने का नमक किससे बनता है, खाने का नमक जो है ये किससे बनता है ये आपको बताना है। अब आपने जो है डेली यूज़ में इसको यूज किया है, डेली आप इसको यूज करते हैं, तो ये किससे बनता है तो ये बनता है जो है मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। बी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से ये जो है बनता है। खाने का नमक जो है ये मजबूत अम्ल जो है HCl और मजबूत क्षार यानी OH से मिलकर बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं NaCl कहते हैं, सोडियम क्लोराइड कहते हैं। इसका उपयोग घरों में भोजन बनाने, खाद्य पदार्थों जैसे अचार, मुरब्बा इसके जो है परिरक्षण में और ORS घोल बनाने में जो है किया जाता है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा अपने प्रारंभिक मान का जो है 4 गुना हो जाए तब नया संवेग क्या होगा। यदि किसी जो है पिंड की जो है गतिज ऊर्जा अपने प्रारंभिक मान का 4 गुना हो जाए तो जो है नया संवेग क्या होगा ये आपको बताना है। तो नया संवेग देखिए आप जानते हैं हाफ mv² होता है, तो जब 4 गुना बढ़ेगा तो प्रारंभिक मान का ये कितना हो जाएगा तो ये प्रारंभिक मान का जो है दुगना हो जाएगा, क्योंकि बटे में जो है 2 लगता है, ठीक है। तो अगर 4 गुना मान हो गया तो ये दुगना हो जाएगा। तो देखिए सी विकल्प में दिया गया है कि ये दुगना होगा, प्रारंभिक मान का दुगना। तो ये आपका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाने की चीज़ है और क्वेश्चन आपके अपने आप जो है सॉल्व हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, वस्तुओं में हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी इसका देख लेते हैं। वस्तुओं में गति के कारण उत्पन्न बल को जो है गति ऊर्जा या ऊर्जा को जो है गतिज ऊर्जा कहते हैं। वस्तु की गतिज ऊर्जा वस्तु की चाल तथा द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है। जितनी अधिक चाल होती है गतिज ऊर्जा भी उतनी अधिक होती है। वस्तु का द्रव्यमान जितना ज़्यादा होगा तो इसकी गतिज ऊर्जा भी ज़्यादा होगी। यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा अपने प्रारंभिक मान का 4 गुना हो जाए तो नया संवेग जो है प्रारंभिक मान का दुगना हो जाता है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है दोस्तों। अगला सवाल कह रहा है ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है। आपने पढ़ा होगा नेचर ऑफ साउंड जो है ये कोई जो है ट्रांसवर्स होते हैं, कोई लॉन्गिट्यूडनल होते हैं, ठीक है। तो ये आपने पढ़ा होगा। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अनुदैर्ध्य होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल होते हैं ये। तो बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, एक माइक्रोन कितना होता है ये आपको बताना है। एक माइक्रोन जो है ये कितना होता है तो एक माइक्रोन में जो है
10⁻⁶ जो है मीटर होते हैं, याद रखिएगा। तो ये आपका जो है सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, एक माइक्रोन में 10⁻⁶ मीटर, एक नैनो में 10⁻⁹ मीटर, और एक पीको में जो है 10⁻12 मीटर, और एक फेमेटो में जो है 10⁻15 मीटर होते हैं। अगला सवाल देखिए, वातावरण का वह क्षेत्र जिसमें ओजोन परत उपस्थित रहती है। बहुत ही आसान सा सवाल है। आपको बताना है कि ओजोन लेयर जो है कौन से जो है लेयर में पाई जाती है। ओजोन जो है परत जो है ये कौन से लेयर में पाई जाती है, ये आपको बताना है। तो ये जो है समताप मंडल में, जिसको हम कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं समताप मंडल को। तो ये आपका सही हो जाएगा। देखिए, सारे के सारे जवाब जो है इंग्लिश में लिखे हुए हैं, तो आपको इंग्लिश में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, समताप मंडल क्षोभ मंडल के ऊपर स्थित मंडल है, जो कि लगभग 40 से 60 किलोमीटर तक जो है फैला हुआ है, और इस मंडल में ओजोन परत स्थित होती है, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। ओजोन परत हमारी पृथ्वी की पराबैंगनी किरणों से जो है रक्षा करता है। अगला सवाल देखिए, श्वास छिद्र का उपयोग श्वास के लिए किसके द्वारा किया जाता है। श्वास छिद्र का उपयोग श्वास लेने के लिए जो है किसके द्वारा किया जाता है। तो ये जो है किसके द्वारा, तो ये अर्थवॉर्म के द्वारा किया जाता है, जिसको हम केचुआ कहते हैं। केचुआ को जो है किसान का मित्र भी जो है मित्र भी कहते हैं, याद रखिएगा। अच्छा, मैंने गलत बता दिया, ये काकरोच को कहते हैं, याद रखिएगा। इसमें जो है एक श्वास छिद्र होता है, ये उसी से सांस लेता है। तो ये आपका तिलचट्टा हो जाएगा। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, काकरोच के शरीर के पार्श्व भाग में छोटे छोटे जो है छिद्र होते हैं, और ये छिद्र जो है श्वास रंध्र कहलाते हैं। काकरोच में श्वसन इन्हीं श्वास छिद्रों के द्वारा होता है। ऑक्सीजन समृद्ध वायु श्वास रंध्रों से जो है श्वास नालों में जाकर शरीर के ऊतक में विसरित होती है, और शरीर की प्रत्येक कोशिका में पहुँचती है। इसी प्रकार कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड श्वास नालों में भर जाती है, और श्वास रंध्रों से जो है बाहर निकल जाती है। अगला सवाल देखिए, 10 नंबर का सवाल है, और ये जो है एक न्यूमेरिकल है, तो हम न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं करेंगे दोस्तों, हम अगले सवाल पर चलेंगे। अगला सवाल हमारा 11 नंबर का है, जो कह रहा है कि विटामिन कौन सी विटामिन की कमी से जो है रतौंधी होता है। तो आप सभी लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से, बहुत बार मैंने जो है पढ़ाया हुआ है, और आप सभी लोग जानते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन ए, ठीक है, विटामिन ए। अब विटामिन ए क्या वसा में घुलनशील है, तो बिल्कुल है, याद रखिएगा। विटामिन ए जो है ये वसा में घुलनशील है। देखिए, विटामिन ए जो है वसा में घुलनशील एक विटामिन है, और विटामिन ए गाजर, पपीता, आम, हरी पत्ती वाले सब्जी, दूध आदि में पाया जाता है। विटामिन ए आँखों को स्वस्थ बनाता है, बीमारियों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है, और विटामिन ई की कमी से जो है रतौंधी होता है, जिससे जो है रात में कम दिखाई देता है। अगला सवाल देखिए, द वॉल्यूम ऑफ 4.4 g CO2 एंड एनटीपी विल बी। अब 4.4 ग्राम CO2 का जो है एनटीपी पर आयतन कितना होगा, ये आपको बताना है। तो एनटीपी पर कितना आयतन होगा, तो एनटीपी पर जो आयतन होगा वो होगा 2.24 लीटर, 2.24 लीटर होगा। इसका बी विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर आपको जो है दिया गया है कि कैसे इसको सॉल्व किया गया है, तो आप इसको देख लीजिएगा। देखिए, इनमें सबसे कमज़ोर बल कौन सा है, इनमें सबसे कमज़ोर बल कौन सा है, ये आपको बताना है। सबसे कमज़ोर इनमें से कौन सा है, तो सबसे कमज़ोर जो है देखिए, विद्युत बल काफ़ी स्ट्रांग होता है, न्यूक्लियर बल भी होता है, चुंबकीय बल भी जो है स्ट्रांग होता है। तो सबसे कमज़ोर आपका ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। तो इसका ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। बाकी ऊपर के सभी सवाल जो है मैथ के थे। जब मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा तो आप उसको देख लीजिएगा। देखिए, इसमें कहा जा रहा है भारत के 23वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है। भारत के जो है 23वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो ये 2019 में पूछा गया था दोस्तों ये सवाल। अभी कौन से हैं ये आपको जो है कमेंट बॉक्स में बताना है, और वो कौन से नंबर के हैं ये भी आपको बताना है, ठीक है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, इसका सही जवाब जो है सुनील अरोड़ा हो जाएगा, सुनील अरोड़ा हो जाएगा। और वर्तमान में कौन से हैं, कौन से नंबर के हैं, ये मैं आपके लिए होमवर्क पर छोड़ता हूँ, आप लोगों को जो है ज़रूर बताना है। देखिए, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय खेल दिवस जो है 29 अगस्त को मनाया जाता है, 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो ये आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, बुद्ध चरितम महाकाव्य किसने लिखा है, बुद्ध चरितम महाकाव्य जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये महाकवि जो है अश्वघोष के द्वारा लिखा गया है, याद रखिएगा, ये जो है अश्वघोष के द्वारा लिखा गया है। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। फिर से देखिए, कह रहा है विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया कब जाता है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए। तो 5 जून को मनाया जाता है हर साल। और अब की बार थीम क्या था ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ये आपको बताना है, ठीक है। 5 जून को मनाया जाता है। और ये 2018 का जो थीम था, 2018 का जो थीम था वो क्या था आपका, तो वो था आपका जो है प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना, ठीक है। बीट प्लास्टिक जो है पॉल्यूशन, प्लास्टिक प्रदूषण को जो है कम करना, इसका जो है थीम था। लेकिन अभी जो है
फिलहाल में क्या था ये आपको बताना है। देखिए इसमें डी विकल्प में दिया गया है बीट पॉलिस्टिक पॉल्यूशन, तो ये आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। 5 जून जो 2026 में मनाया गया, इसमें आपका कौन सा जो है, मैं एक बार आपको बता भी देता हूँ कि जो है विश्व पर्यावरण दिवस जो 5 जून 2026 को सेलिब्रेट किया गया है, इसकी जो थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर, मतलब प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए, हमारे भविष्य के लिए। तो ये जो है इसका थीम था, याद रखिएगा। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर कि इसका थीम क्या था। अब देखिए यहाँ पर ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स पूछा गया है, तो ये हर साल जो है जारी होता है और हर साल जो है ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ये याद रखिएगा। तो इसको हम छोड़ देते हैं। अगला सवाल देखिए, नाथ पंथ नामक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मत्स्येंद्र नाथ जो है, ये थी ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। तो इसका ए विकल्प सही हो जाएगा। देखिए नाथ पंथ नामक संप्रदाय के प्रवर्तक जो है मत्स्येंद्र नाथ थे, और इनके जो गुरु है ये जो है गोरखनाथ के जो है गुरु थे। और इसके बाद जो है योगी आदित्यनाथ भी जो है उत्तर प्रदेश के जो वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं, ये भी नाथ पंथ से ही संबंधित है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक का लोक नृत्य है? कर्नाटक का लोक नृत्य कौन सा है, ये आपको बताना है। तो गरबा तो है नहीं, गरबा तो गुजरात का है। अगर हम देखें तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यक्षगान। ठीक है, यक्षगान हो जाएगा आपका, डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगर हम बात करें, यक्षगान जो है कर्नाटक का है, गरबा गुजरात का है, चरकुला जो है उत्तर प्रदेश ब्रज क्षेत्र का है, और जवारा जो है मध्य प्रदेश बुंदेलखंड रीजन का है। अगला सवाल देखिए, कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर शिव मंदिर जिसकी भीतरी दीवारों से जो है रंगों से मूर्तियाँ बनाई गई हैं, किसने बनवाया था? तो कांचीपुरम का जो है कैलाशनाथ मंदिर जो है, या जो है शिव मंदिर है, ये किसके द्वारा बनवाया गया था? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा, अगर हम बात करें तो नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा। याद रखिएगा, ये एक जो है पल्लव वंश के शासक थे नरसिंह वर्मन द्वितीय, जो डी विकल्प में दिया गया है, तो ये आपका डी विकल्प सही हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिएगा। अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय था। कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर जिसकी भीतरी दीवारों में रंगों से मूर्तियां बनाई गई हैं, नरसिंह वर्मन द्वितीय द्वारा बनवाया गया था। इस मंदिर के निर्माण से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई, और कांची के कैलाश मंदिर में पल्लव राजाओं और रानियों की जो है आदमकद तस्वीरें जो है लगी हुई हैं। अगला सवाल देखिए, मिर्ज़ापुर जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए चरकुला नृत्य के लिए नहीं है, पमारा के लिए भी नहीं है, नकटा के लिए भी नहीं है, ये जो है कजरी के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। मिर्ज़ापुर जो है उत्तर प्रदेश का एक जिला है, और जो है कजरी के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर आपको देखिए यूपी जीके के सवाल आपको देखने को मिलेंगे, और बार बार आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए मैं आपको अलग से एक जो है सीरीज स्टार्ट करूँगा जिसमें हम केवल और केवल जो है यूपी जीके पढ़ेंगे। देखिए मिर्ज़ापुर कजरी के लिए प्रसिद्ध है। कजरी पूर्वी उत्तर प्रदेश का वर्षा ऋतु का लोक नृत्य है। मिर्ज़ापुर में कजरी उत्सव भाद्र कृष्णा तृतीय को विंध्यवासिनी देवी के जन्मोत्सव पर बड़े धूमधाम से जो है मनाया जाता है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का 100वां एयरपोर्ट स्थित है? भारत के कौन से राज्य में भारत का 100वां एयरपोर्ट स्थित है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये आपका सिक्किम में। ठीक है, सिक्किम में डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, सिक्किम में हो जाएगा, डी विकल्प जो है सही हो जाएगा। देखिए सिक्किम के पाकयोंग में सिक्किम का पहला तथा भारत का 100वां एयरपोर्ट स्थित है। ये एयरपोर्ट का उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 सितंबर 2018 को किया था। पाकयोंग से 2 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर इस हवाई अड्डे को बनाया गया है, और वर्ष 2008 में इस हवाई अड्डे को मंजूरी मिली थी, और 2009 में इसका निर्माण कार्य जो है शुरू हुआ था। अगला सवाल देखिए, केंद्रीय ग्लास और सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। सेंट्रल ग्लास एंड जो है सिरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर लोकेटेड है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा खुर्जा में। ठीक है, खुर्जा में बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। तो आपको यूपी जीके से जो है ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। देखिए 2018 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है किसे प्रदान किया गया था, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 45 हम देख रहे हैं, और इसका सही जवाब हो जाएगा ये आपका भरत वाटवानी को दिया गया था 2018 का, याद रखिएगा। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल फिर जो है आपका यूपी जीके से ही संबंधित है। कह रहा है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा वर्ष 2017 का भारत भारती पुरस्कार जो है किसे प्रदान किया गया था। अब ये वर्तमान का सवाल था, तो वो उस टाइम का तो है लगा हुआ है, अभी हम इसको था लगा के पढ़ेंगे। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा डॉक्टर रमेश चंद्र शाह। ठीक है, डॉक्टर रमेश चंद्र शाह हो जाएगा। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2018 में
की घोषणा नहीं की गई थी। मतलब 2018 में जो है नोबेल पुरस्कार इनमें से कौन से क्षेत्र में नहीं दिया गया था, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लिटरेचर या साहित्य में। ठीक है, साहित्य में नहीं दिया गया था, याद रखिएगा। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो गया। अगला सवाल देखिए, साहित्य के क्षेत्र में इसका एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं कि साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2018 की घोषणा नहीं की गई, क्योंकि नोबेल पुरस्कार का चुनाव करने वाली संस्था स्वीडिश अकेडमी की जूरी के एक सदस्य के पति यौन शोषण के आरोपों में घिरे हैं। इसके चलते स्वीडिश अकेडमी विवादों में घिरी हुई है। अकादमी ने कहा कि वो 2018 के विजेताओं की घोषणा 2019 के विजेता के साथ ही करेगी। अगला सवाल देखिए, द विनर ऑफ यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2018। ये भी देखिए बार बार ये सब गेम होते रहते हैं, तो ये आपको जो है जब मैं आपको करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं आपको ये बता दूंगा। देखिए फिर से कह रहा है 65वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में वर्ष 2017 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड जो है किसने जीता था। तो ये किसने जीता था ये आपको मैं बता दूं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका विलेज रॉक स्टार्स ने, सी विकल्प में आपको दिया गया है विलेज रॉक स्टार। तो ये आपका सही हो जाएगा। देखिए कहाँ पर दिया गया है, तो ये सी विकल्प में दिया गया है। 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वर्ष 2017 में इसी को जो है नामित किया गया था बेस्ट फीचर फिल्म के लिए। तो ये आपका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए दिसंबर 2018 में जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो ये 2018 में जो है ये कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो ये जो है पोलैंड में आयोजित किया गया था। याद रखिएगा काटोविस पोलैंड में। ठीक है, काटोविस पोलैंड में आयोजित किया गया था। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ये भी 2018 का है। रामायण सर्किट की शुरुआत जो है कहाँ से हुई थी ये आपको बताना है। निम्नलिखित देशों में से किसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 मई 2018 को रामायण सर्किट की शुरुआत की। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका कहाँ से शुरुआत की थी, तो उन्होंने नेपाल से शुरुआत की थी। ये विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 2 दिवसीय नेपाल यात्रा के दौरान 11 मई 2018 को रामायण सर्किट की शुरुआत की। यह सर्किट माता सीता की नगरी जनकपुर और भगवान राम की नगरी अयोध्या को जोड़ेंगे। इस सर्किट के बनने से दोनों देशों का सांस्कृतिक संबंध जो है मजबूत होगा। अगला सवाल देखिए, भारत का शेक्सपियर किसको कहते हैं। बहुत ही आसान सा सवाल है। भारत का शेक्सपियर जो है ये कालिदास जी को कहा जाता है। तो इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, सी विकल्प जो है सही हो जाएगा। देखिए कुंभ मेले को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में कब शामिल किया गया ये आपको बताना है। तो अभी वाला जो कुंभ हुआ था 3 दिसंबर 2017 को जो है कुंभ मेला जो हुआ था, इसको जो है यूनेस्को की अमूर्त जो है सांस्कृतिक धरोहर में जो है शामिल किया गया था। तो ये आपका 2017 हो जाएगा। इसका ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कथकली किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है ये आपको बताना है। क्लासिकल जो है डांस कौन से राज्य का है जिसको हम कथकली बोलते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका जो है केरल का है। याद रखिएगा केरल का जो है कथकली है। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए कथकली केरल का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। कथकली केरल के जो है मालाबार, कोचीन और त्रावणकोर के आसपास प्रचलित नृत्य शैली है। देखिए सौरभ चौधरी का संबंध किससे है, तो सौरभ चौधरी का संबंध जो है ये किससे है ये आपको बताना है। तो ये जो है भारतीय निशानेबाज है। याद रखिएगा शूटिंग से संबंधित है। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, स्टेचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है ये आपको बताना है। ये भी सवाल जब पहले आता था तो बहुत परेशान करता था। तो 31 अक्टूबर 2018 को जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो 143वीं जयंती के अवसर पर गुजरात में जो है केवड़िया नामक जगह है एक, वहाँ पर 182 मीटर ऊंची प्रतिमा जिसको हम स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कहते हैं उसको जो है स्थापित किया गया था और उसको जो है राष्ट्र को समर्पित किया गया था। और इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका कौन सा हो जाएगा, तो ये 182 मीटर हो जाएगा। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी जो है तैयार हुई है, इसका नाम क्या है। भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी जो है तैयार हुई है, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है ट्रेन 18। इसका नाम क्या है, इसका नाम है ट्रेन 18। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी ट्रेन 18 है। इस ट्रेन में कोई इंजन नहीं है बल्कि यह ट्रेन प्रत्येक डब्बे के नीचे लगी स्वप्रणोदक ट्रैक्शन मोटर्स के साथ जो है संचालित होगी। 16 वातानुकूलित मतलब एसी वाली जो ये डब्बों वाली ट्रेन है ये T18 की गति से 160 किलोमीटर इसका नाम जो है T18 है और ये 160 किलोमीटर प्रति घंटा है स्पीड इसकी, जिसमें विश्व स्तरीय अत्याधुनिक सुविधाएं जैसे वाईफाई, मनोरंजन, जीपीएस आधारित सूचना प्रणाली और जो है एलईडी प्रकाश व्यवस्था है। अगला सवाल देखिए, मार्च 2018 तक भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा था। मार्च 2018 तक भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा था ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब था प्रत्यूष। ठीक है, प्रत्यूष हो जाएगा। डी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा।
देखिए फिर से वही बात 90वें आस्कर के लिए। देखिए ये जब मैं करंट अफेयर्स आपको पढ़ाऊंगा तो मैं पढ़ा दूंगा। देखिए फिर से 2018 का जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पूछ रहा है, इसमें भारत का स्थान पूछ रहा है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है? द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा संजय बारू। ठीक है, संजय बारू के द्वारा जो है एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर जो है पुस्तक लिखी गई है। बी विकल्प जो है इसका ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के लेखक जो है ये कौन है या किसके द्वारा लिखी गई है, ये आपको बताना है। तो ये जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, जिसका नाम है एग्जाम वॉरियर्स। तो डी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए एग्जाम वॉरियर्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखी गई है और देश के करोड़ों बच्चों 10वीं 12वीं के साथ मेडिकल इंजीनियरिंग जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं से निपटने के लिए इस पुस्तक का विमोचन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया था। यह पुस्तक प्रधानमंत्री की मन की बात पर जो है आधारित है। अगला सवाल देखिए, मिल्कमैन उपन्यास की लेखिका है। मिल्कमैन उपन्यास की लेखिका कौन सी है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा एना बंस। ठीक है, एना बंस जो है इसकी लेखिका है मिल्कमैन उपन्यास की। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है? जीवन कौशल का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है, ये आपको बताना है। देखिए चुनौतियों और मांगों के अनुसार जो है योग्यता विकसित करना, यही जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य होता है। तो बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य जो है चुनौतियों और मांगों के अनुसार जो है योग्यता विकसित करना है। जीवन कौशल अनुकूली तथा सकारात्मक व्यवहार की वे योग्यताएं हैं जो व्यक्तियों को दैनिक जीवन की मांगों और चुनौतियों से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए सक्षम बनाती है। ये जीवन कौशल सीखे जा सकते हैं तथा उनमें सुधार भी किया जा सकता है। अगला सवाल देखिए, अभिप्रेरणा जिसको मोटिवेशन कहते हैं, उसके मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के जो है प्रतिपादक कौन है? तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका मैकडूगल हो जाएगा। ठीक है, मैकडूगल हो जाएगा। सी विकल्प जो है ये हमारा जो है सही हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम अभिप्रेरणा कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में हम मोटिवेशन कहते हैं। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत के प्रतिपादक जो है मैकडूगल है। मैकडूगल ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1908 में किया था। सिगमंड फ्रायड ने अभिप्रेरणा के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्लार्क एल हल ने अभिप्रेरणा के प्रलोद न्यूनता का सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया था, जबकि मॉर्गन का संबंध जो है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT से है। अगला सवाल देखिए, सहानुभूति कौशल में व्यक्ति सहानुभूति कौशल में व्यक्ति क्या करता है, ये आपको बताना है। तो सहानुभूति कौशल जो होता है इसमें व्यक्ति क्या करता है? इसमें व्यक्ति जो है दूसरे के परेशानियों को जो है समझता है। ठीक है, दूसरे के साथ जो है सहानुभूति रखता है और उसके जो है परेशानियों को समझता है। अगला सवाल देखिए, पुरस्कार जो है ये किस प्रकार की जो है अभिप्रेरणा है? रिवार्ड जो है ये कौन से तरह का मोटिवेशन है, ये आपको बताना है। तो इसे हम कहते हैं जो है पॉजिटिव एंड जो है डायरेक्ट जो है मोटिवेशन हम इसको बोलते हैं। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। जब कोई व्यक्ति कोई काम करता है और पुरस्कार आप उसको प्रदान करते हैं तो पुरस्कार जो है धनात्मक और प्रत्यक्ष अभिप्रेरणा है। पुरस्कार प्राप्त करना एक आनंददायक तथा सुखद अनुभूति है, जिसके द्वारा वांछित कार्यों को आनंददायक, आकर्षक और पुनरावृत्ति योग्य बनाया जाता है। साथ ही पुरस्कार किसी व्यक्ति को तत्काल और प्रत्यक्ष रूप से कार्य करने के लिए भी प्रेरित करता है। पुरस्कार दो प्रकार के, भौतिक पुरस्कार और सामाजिक पुरस्कार के द्वारा जो है दिया जाता है। दो प्रकार के ये हो सकते हैं। देखिए शिक्षा का अधिकार जो है RTA एक्ट जो है किस वर्ष से प्रभावी हुआ, ये आपको बताना है। तो शिक्षा का अधिकार वर्ष जो है अधिकार अधिनियम जो है ये 2010 को लागू हुआ था, याद रखिएगा 2010 से लागू हुआ। तो इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 6 से 14 आयु समूह के सभी बच्चों को प्रवेश, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा का पूरा खर्च करने का प्रावधान जो है सरकार का है और ये जो है राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंतर्गत आता है। अगला सवाल देखिए, मानव इच्छाओं की तुष्टि करे, यह विचार जो है किसने दिया है? मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे। ठीक है, मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे और यह विचार जो है किसके द्वारा दिया गया है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा अर्बन के द्वारा। ठीक है, ये अर्बन के द्वारा दिया गया है। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए अर्बन महोदय ने मूल्य को परिभाषित करते हुए कहा कि मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे और मूल्य के लिए इंग्लिश में वैल्यू शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के वेलेर जर्मनी से शब्द से जो है मानी गई है। मैं जर्मनी कह रहा हूँ, लैटिन भाषा के वेलेरे शब्द से मानी गई है, जो किसी वस्तु की कीमत, गुण या उपयोगिता को व्यक्त करता है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है सामाजिक प्रेरक है? कौन सा जो है सामाजिक प्रेरक है, ये आपको बताना है। तो सामाजिक प्रेरक कौन सा है? तो सामाजिक प्रेरक आपका जो है सेल्फ प्राइड या आत्मगौरव, प्रेम, हंगर या थर्स्ट, मतलब जो है भूख, प्यास, आत्मगौरव या प्रेम। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका जो है सेल्फ प्राइड। ठीक है, ये सामाजिक प्रेरक है, याद रखिएगा। आत्मगौरव जो है ए विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा।
देखिए अगला सवाल कह रहा है अलग ढंग से कार्य करने तथा नए तरीकों का इस्तेमाल करने की योग्यता जो है ये क्या कहलाती है। तो ये योग्यता क्या कहलाती है, तो ये इसको हम क्रिएटिविटी कहते हैं। याद रखिएगा, इसको हम क्रिएटिविटी कहते हैं। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, व्यावसायिक निर्देशन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है। व्यावसायिक निर्देशन का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किसने किया था, तो सबसे पहले जो है ये पार्सन्स ने किया था। ए बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, पार्सन्स जो है एक जो है अमेरिका में इन्होंने एक व्यावसायिक निर्देशन का सूत्रपात बोस्टन के फ्रैंक फारेंस ने किया था। ये अमेरिका के निवासी थे जिन्होंने सन 1905 और 1906 में ब्रेंड विनर्स इंस्टीट्यूट की स्थापना करके योजनाबद्ध तरीके से जो है व्यवसाय संबंधी निर्देशन का कार्य जो है प्रारंभ किया था। अगला सवाल देखिए, 73वें नंबर का सवाल है कि एनसीईआरटी ने शैक्षिक संदर्भ में निम्नलिखित मूल्यों में किसको स्वीकार किया है। तो किसको स्वीकार किया है एनसीईआरटी ने, ये आपको बताना है। तो एनसीईआरटी ने जो है सफाई और सच्चाई और जो है श्रम और जो है समान सहयोग, इन सभी को जो है एक्सेप्ट किया है। तो ये आपका जो है डी विकल्प सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी याद रखिएगा। देखिए एनसीईआरटी ने शैक्षिक संदर्भ में समानता और सहयोग को स्वीकार किया है। यहाँ समानता और जो है समानता और जो है सहयोग से तात्पर्य जो है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समान शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने से है, तथा सहयोग से तात्पर्य सभी विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के बीच अंतः प्रक्रियात्मक व्यवहार को सुदृढ़ करने और सहयोगात्मक व्यवहार को विकसित करने में किया है। इसके अतिरिक्त एनसीईआरटी ने शैक्षिक संदर्भ में सफाई और सच्चाई तथा श्रम जैसे मूल्यों को भी जो है स्वीकारा है। अब देखिए यहाँ पर जो है आपका कुछ तार्किक सवाल आते हैं, जैसे एज से रिलेटेड आ जाएंगे। तो ये हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। आज के सेशन में दोस्तों इतना ही। अगर आप इस वीडियो को प्यार देंगे तो अगला वीडियो हम जरूर लेकर आएंगे और ये सीरीज आपको पूरा हम कंप्लीट करवा देंगे। 2019 का पेपर हमने शुरू किया है और 2019 के पेपर के साथ साथ अगर हम देखें 2018 का जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको भी हम जो है कराएंगे और इसके बाद आपको कम से कम जो है 10 प्रैक्टिस सेट आपको करवाएंगे। तो आप सभी जो है हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।